10वीं क्लास के आरबीएस बोर्ड के स्टूडेंट्स और या जिस भी बोर्ड में आपके एनसीईआरटी की बुक्स चल रही है, आपका माध्यम हिंदी है, वो साइंस के अंदर ये जो क्वेश्चन सीरीज है इसको पढ़े, क्योंकि बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएंगे। आपके सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से आएंगे। इससे पहले मैंने आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6, 7 और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा 15 एंड 16 चैप्टर नंबर। 2 चैप्टर आज एक साथ कवर करेंगे हम। तो बुक के आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये चैप्टर्स आज तक कवर हो जाएंगे आपके। बाकी सारे स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े, ध्यान दें। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमारा पर्यावरण। पहला क्वेश्चन है आपके कि मांसाहारी होते हैं द्वितीय व तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो नेसेसरी आपके क्या होते हैं, शाकाहारी। फिर है आपके कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीव से प्राप्त खाद्य ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जैव मात्रा में बदल पाता है, वो है मात्र 10% भाग। जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाले पदार्थों के नाम बताओ। तो एक तो पीड़कनाशी, एक शाकनाशी और एक आपके डीडीटी, डायरेक्ट नाम दिया है आपके। क्या है जैव आवर्धन, ये थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। ओजोन मंडल के क्षय के ज्ञात कारणों में से सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है आपके, CFC, हमारे ओजोन परत को नष्ट कर रही है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, यानी कि आपको एक ही दिशा में खाद्य जाल के अंदर आपको एक ही दिशा में ऊर्जा एक ही फ्लो में आपको बहती हुई नज़र आएगी। जैसे सपोज करो कि सबसे नीचे कोई घास खा रहा है, तो घास के अंदर सपोज करो कि आपके 1 लाख जूल एनर्जी है आपकी। कितनी है, 1 लाख जूल। अब ये आपके घास है, ये क्या आपके उत्पादक घास क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं सबसे नीचे। अब इस घास को जो खाने वाला जो प्राथमिक उपभोक्ता है, फर्स्ट वाला जो उपभोक्ता है, उसको इस 1 लाख में से कितनी मिलेगी, ओनली आपके 10,000 जूल। इसके ऊपर अगर और बात करें तो जो मांसाहारी होगा उसको कितनी मिलेगी, ओनली आपके 1,000 जूल। और दूसरा जो मांसाहारी होगा आपके उसको ओनली कितने मिलेगी, आपको 100 जूल। और उससे ऊपर जो सबसे लास्ट में होगा उसको कितनी मिलेगी, 10 जूल। तो ऊर्जा कम होती जा रही है, लेकिन एक दिशा में बहती जा रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा फिर यहाँ कम, इस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पोषी स्तर भी है, ये प्राथमिक पोषी स्तर है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये आपके पंचम है। ज़्यादातर 4 ही होते हैं, पर कई जगह 5 भी है। अब ये कहाँ काम आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। पारितंत्र के 2 घटक बताएं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। पारितंत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन निर्माण कौन करता है, आपके उत्पादक, ये आपके हरे पेड़ पौधे। आहार श्रृंखला का प्रारंभ होता कहाँ से, उत्पादक से। यानी कि आपके 2 ही चीज़ें इस पृथ्वी पे। देखो हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे 2 ही चीज़ें, एक तो आपके हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, और एक है आपके कौन, उपभोक्ता, आपके कंज्यूमर। तो उत्पादकता जो है वो मेन है, ये चीज़ों को बना रहे हैं सारे के सारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले आपके पादप और पेड़ पौधे। और खाने वाले कौन है, सारे के सारे उपभोक्ता। तो पोषी स्तर तो यहीं से शुरू हो जाता है। अब प्राथमिक उपभोक्ता होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, ये क्या होंगे, सारे के सारे आपके उपभोक्ता होंगे। अब है आपके कि घास के मैदान के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, ठीक है। तो खाद्य के जो खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम है कहाँ पर, घास के मैदान में। घास का मैदान होगा और टिड्डे होंगे, टिड्डे का मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। फिर उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को कौन खाएगा, सर।
तो देखो प्राथमिक शाकाहारी है, फिर मेंढक क्या हो गया आपके मांसाहारी क्योंकि इस कीड़े को खाएगा। फिर देखो इस मेंढक को कौन खाएगा आपके सर्प स्नैक, और इसको भी कौन खा जाएगा बाज। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास है, घास के पास 1,00,000 जूल है। फिर इसके पास से ऊर्जा टिड्डे के पास कितनी गई, ओनली 10,000 जूल। फिर इस मेंढक के पास में 1,000 जूल, सर्प के पास में आपके 100 जूल, और सबसे लास्ट वाला जो है उसको सबसे कम ऊर्जा मिली है ओनली 10 जूल। ठीक है। फिर है आपके कि सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो जितनी भी ऊर्जा मिलती है पेड़ को उसमें से ओनली 1% भाग, कितना प्रतिशत भाग, ओनली आपके 1% भाग, बाकी भाग काम नहीं आता है। फिर है आपके कि 2 प्राकृतिक पारितंत्रों के नाम बताएं। अब पारितंत्र का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा आप समझ लो, जिसकी डेफिनेशन नीचे दे रखी है कि पर्यावरण के अंदर जैविक घटक है और अजैविक घटक है। जैविक घटक कौन है, जिनके अंदर जीव है, आपके जीव और जंतु, सारे के सारे पेड़ पौधे, ठीक है, जिनके अंदर आपके क्या है, कोशिका है, यानी सारे के सारे सजीव। सजीव क्या है आपके, जैविक घटक है। और अजैविक घटक क्या है आपके, जैसे कि पानी, आपके तापमान, प्रकाश, आपके पानी हो गया, तापमान होगा, प्रकाश, मिट्टी, आर्द्रता। तो ये सारे के सारे जो घटक है ये क्या है आपके अजैविक घटक है, जो आपके खनिज पदार्थ वगैरह है। ठीक है। अब देखो इन जीव जंतुओं का इनके बिना काम चल सकता है, नहीं, पानी नहीं पिएंगे, शरीर का कुछ ताप नहीं होगा, प्रकाश नहीं मिलेगा पेड़ पौधों को, मिट्टी नहीं मिलेगी, आर्द्रता नहीं मिलेगी, वायु नहीं मिलेगी उनको, तो क्या इनका काम चल सकता है क्या जैविक पदार्थों का, नहीं चल सकता। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि जैविक और अजैविक पदार्थ, जैविक का मतलब जीवन, इन दोनों के बीच में जो क्रिया होगी, यानी कि आपके इन दोनों के बीच में जो क्रिया होगी वही आपको बता रखा है कि पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के परस्पर संबंधों तथा अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो बने तंत्र है उसे क्या कहा जाता है, पारितंत्र। और इसी का दूसरा नाम होता है आपके पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहोगे आप, कि आपके बायोटिक, यानी आपके जैविक घटक, और आपके एबायोटिक घटक, इन दोनों के बीच में जो भी क्रियाएं हो रही हैं आपस में, उन क्रियाओं से एक तंत्र बना जिसको हम एक साथ देख रहे हैं, इस तंत्र को ही हम क्या कहते हैं, पारितंत्र। ठीक है। अब हैं आपके कि उपभोक्ता को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा है। अब उपभोक्ता का मतलब खाने वाला, तो मुख्यतः उसको 4 वर्गों में बांटा है। ठीक है। आपके 4 वर्ग कौन कौन से हैं, एक तो उपभोक्ता शाकाहारी हो सकता है, एक उपभोक्ता आपका मांसाहारी हो सकता है, एक शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाने वाला, यानी कि मांस को भी खाता है और अनाज, फल, पत्तियाँ, पादप की चीज़ों को भी खाता है। तो ये आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल कौन सा मिलेगा आपको, मनुष्य। मनुष्य दोनों से काम चलाता है। एक होता है सर्वाहारी जो आपके मनुष्य, और एक होता है परजीवी जो खुद ही कुछ नहीं करता, दूसरे के ऊपर जीवन जीता है। तो उपभोक्ता को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है, 4 वर्गों में। ठीक है, आपको याद रखना है ये भी कि उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा है, आपके 4 भागों में। फिर है आपके कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, तो वो है आपकी पराबैंगनी किरणें, आपके यूवी रेज। आपके इसको बोलते हैं आपके अल्ट्रा वायलेट रेज। इससे हमारी कौन सुरक्षा करती है, हम आपके ओजोन परत। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। ये पूरे क्वेश्चंस का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको एक एक क्वेश्चन, कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि मांसाहारी होते हैं आपके कौन कौन से, द्वितीय तृतीय। आहार में एक पोषी स्तर से दूसरे जीव तक कितना, केवल आहार श्रृंखला
कि प्रत्येक कोश स्तर पर जीव प्राप्त करता है ऊर्जा का कितना भाग, ओनली 10%। अब देख लो 1,00,000 का 10% कितना होगा, ये 10,000। अब इसका आपको कितना निकालना, ओनली 10% निकालना है, ठीक है। तो इसका अगर आपको 10% निकालना है तो 10 से गुणा कर दो इसको, ठीक है। तो एक जीरो और बढ़ा दोगे आप, और इसमें किसका भाग दे दोगे, 100 का। तो कितना प्रतिशत मिला आपको, ओनली 10,000, ठीक है। तो ओनली एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा कितनी ट्रांसफ़र हुई, ओनली 10%। अब 10,000 का 10% निकाल लो, 10 से गुणा करो और किसका भाग दे दो, 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो गई तो कितना बचा, 1000। अब 1000 का 10% निकाल लो, 10 से गुणा करो, 100 का भाग दे दो। 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना बचा, 100। अब 100 का 10% निकाल लो, कितना बचा, ओनली 10। तो फाइनल सबसे वैल्यू सबसे कम किसको मिली है, आपको याद रखना है, सबसे कम किसको मिली है, बाज को एनर्जी। तो ओनली ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर में कितना भाग ट्रांसफर हो रहा है, 10%। और दूसरा क्वेश्चन है आपके कि जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाले पदार्थ, पीड़कनाशी। पीड़कनाशी कौन होते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारते हैं। एक आपके शाकनाशी और एक आपके डीडीटी। ओजोन परत को क्षय करने के लिए गैस कौन सी, आपके CFC, जो उसको क्षति पहुंचा रही है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होगा एक दिशीय। पारितंत्र के 2 घटक, जैविक और अजैविक। पारितंत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग उत्पादक किस काम में करते हैं, भोजन निर्माण में। आहार नाल का प्रारंभ कहाँ से होता है, आहार श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, उत्पादक से। घास के मैदानों के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, आपके घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प और बाज। सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग परिवर्तित होता है, ओनली 1% हमारे खाना बनाने में। 2 पारितंत्रों के नाम लिखो आप। पारितंत्र कौन कौन से आपके, एक तो है आपका समुद्र और एक है आपका वन। अब 2 प्राकृतिक क्यों हैं, क्योंकि इसको हमने नहीं बनाया है, ये पारितंत्र अपने आप ही बन रहे हैं। आपको पता है समुद्र के अंदर सारे जीव जंतु भी हैं, सारे पेड़ पौधे भी हैं समुद्र के अपने खुद के। ऐसे ही वन के अंदर जंगलों में सारे जीव जंतु है, सारे पेड़ पौधे हैं, और सारे आपको पता है निर्जीव घटक भी हैं, पानी है वहाँ पे, वायु है वहाँ पे, पत्थर है वहाँ पे, खनिज पदार्थ है, सब चीज़ें हैं वहाँ पे, वायुमंडल है। 2 मानव निर्मित पारितंत्र जो मानव ने बनाए। देखो बगीचा मानव लगाता है, बगीचे के अंदर पेड़ पौधे भी होते हैं, छोटे मोटे जानवर भी रहते हैं वहाँ पे। फिर खेत को हम बनाते हैं, खेत में फसल पैदा करते हैं तो उसमें जीवाणु कीटाणु आते हैं, तो वो हमारा पारितंत्र है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपके कौन सा, मानव के द्वारा निर्मित, और ये प्रकृति में स्वयं निर्मित है। ऊर्जा पिरामिड की प्रमुख विशेषता क्या है, कि ऊर्जा सदैव सीधे होते हैं ऊर्जा के, इस तरीके से सबसे नीचे बड़ी एनर्जी, उसके ऊपर छोटी एनर्जी, उसके ऊपर और छोटी एनर्जी, और छोटी एनर्जी, छोटी एनर्जी। तो ये ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं, हमेशा सीधे, ठीक है। पारितंत्र किसे कहते हैं, समझा दिया। जैविक अजैविक घटकों के मध्य अंतःक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले तंत्र को। उपभोक्ता 4 होते हैं, बता दिया आपको। ओजोन परत का क्षय का कारण, यानी ओजोन परत का क्षय का कारण CFC, और वो हमें क्या सुरक्षा देती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से। अब है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, जो अभी पारितंत्र समझाया उसी को पारिस्थितिकी। वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों के समाकलन के परिणाम स्वरूप, समाकलन का मतलब अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो तंत्र निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। पारितंत्र में पाए जाने वाले 2 अपघटकों यानी कि अपमार्जकों के नाम बताएं। तो एक तो जीवाणु और एक कवक। अब घटक का मतलब क्या होता है, जैसे आपका कपड़ा गंदा है, कपड़े में आपके मैल जम गया, वो गंदा हो गया, उसको साफ़ करने के लिए आप क्या करते हो, किसी साबुन का उपयोग करते हो। तो साबुन क्या है, आपके सफाई केमिकल है एक। अब इसी तरीके से इस पारितंत्र में, पारितंत्र का मतलब इस पृथ्वी पर अगर आपको साफ़ सफाई रखनी है, कोई जीव जंतु मर गया, कोई पेड़ पौधे के फल फ्रूट सड़ रहे हैं, कोई पत्तियां सड़ रही है, या जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उन सबको कौन हटाएगा हमारी पृथ्वी से, जीवाणु और कवक। अब हटाने का मतलब ये नहीं यहाँ से उठा के कहीं फेंक देंगे, नहीं। जैसे सपोज करो आपके कि कोई जीव जंतु मर गया है, जैसे कि आपके कोई गाय भैंस जो भी है, और सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, आप उसको देखते हो कि सड़क के किनारे कोई मृत जीव पड़ा हुआ है, तो हमारे एक कवक होता है, बैक्टीरिया भी होते हैं कुछ ऐसे,
वो क्या करेंगे, इस जीभ पे जाके आपके बैठ जाएंगे और बैठ के उसके अंदर से जो भी मांस वगैरह है सब कुछ खा पी के हवा कर देंगे। आप देखोगे कि 1-2 महीने के बाद में वहाँ पे सड़क के किनारे केवल उसकी हड्डियाँ बचेंगी, क्योंकि वो नहीं खा पा रहे। तो पृथ्वी के जो सफाई कर्मचारी है, पृथ्वी के जो सफाई कर्मचारी अपमार्जक जो हैं, अपघटकों का जो कार्य कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, आपके जीवाणु और कवक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। UNEP का पूरा नाम लिखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी आपके यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, सीधा पूछा जाता है। फिर है आपके कि जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, यानी जो आसानी से टूट जाते हैं। फिर है आपके कि पोषी स्तर क्या है और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए जिसमें विभिन्न पोषी स्तर बताएं। विभिन्न प्रकार के जीवों का क्रम जिसके तहत पारिस्थितिकी या पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला या आपके आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को क्या कहते हैं, पोषी स्तर। अब जैसे घास है, घास एक पोषी स्तर कौन सा, प्राथमिक। टिड्डा सेकंड पोषी स्तर है, ठीक है। मेंढक थर्ड, सर्प आपके फोर्थ। प्रथम पोषी स्तर आपके घास है जो कि स्वपोषी है, खुद का उत्पादन कर रहे हैं, ये उत्पादक है। द्वितीय पोषी स्तर कौन है, आपके टिड्डा जो कि शाकाहारी है और प्राथमिक उपभोक्ता है। तृतीय पोषी स्तर कौन है, मेंढक जो कि मांसाहारी है और द्वितीय उपभोक्ता है। चतुर्थ पोषी स्तर कौन है, आपके सर्प है जो कि मांसाहारी है और तृतीय उपभोक्ता। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि आपके मांसाहारी होते हैं आपके द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं, शाकाहारी। ये भी आपको याद रखना है। फिर है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, डीकम्पोजरों की क्या भूमिका है। डीकम्पोजर का क्या करेंगे कि पारितंत्र में जो जीवाणु है, जो सूक्ष्म जीव है, वो अपमार्जक का कार्य करते हैं। अपमार्जक का मतलब साफ सफाई का। ये पेड़ पौधे फिर जीव जंतु तथा जैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन करते हैं। अपघटन का मतलब उनको तोड़ते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि कोई एक बड़ा पदार्थ है तो क्या होगा, कोई कवक या कोई आपके बैक्टीरिया, ये क्या करेगा कि इसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देगा। फिर कोई और कवक आ जाएगा या बैक्टीरिया आ जाएगा जो और छोटे छोटे पदार्थों में इसको तोड़ देगा, ठीक है। अगर इतने बड़ों में तोड़ा तो इससे छोटे में तोड़ देगा इसको, तो और छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाएंगे ऐसे बिल्कुल बारीक में। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, इनका अपघटन करते हैं सरल पदार्थों में। इस प्रकार अपमार्जक वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा सभी को। जैविक आवर्धन क्या होता है। जैविक आवर्धन का मतलब होता है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर अजैविक रसायन पदार्थों का संचित होना जैविक आवर्धन कहलाता है। इन अजैविक रासायनिक पदार्थों का जंतुओं के शरीर में अपघटन नहीं होता है, अतः प्रत्येक कोशी स्तर पर इसकी सांद्रता की बढ़ोतरी होती रहती है। अब होता क्या है कि जापान में एक नदी बहती है जिसका नाम है मीना माता। जापान के अंदर बहती है ये नदी, ठीक है। अब मीना माता की नदी के अंदर क्या हुआ, सपोज करो ये नदी बह रही है, तो इसमें क्या हुआ कि आसपास का जितना भी कचरा है वो सब डालने लगे। तो इस कचरे के अंदर फैक्ट्री से सबसे ज़्यादा जो कचरा निकलता था वो निकलता था मरकरी, पारा। इस पारा को इस नदी में बहने वाली छोटी मछलियां खाती थी। फिर छोटी मछलियों से छोटी मछली को कौन खाएगा, बड़ी मछली। और बड़ी मछली को कौन खाएगा, वहाँ के मनुष्य। तो आखिरकार ये मनुष्य बीमार होने लगे। तो पता लगाया गया कि भाई इनकी बॉडी के अंदर एक बहुत समय से एक पदार्थ इकट्ठा होता जा रहा है जिसका नाम है मरकरी, यानी कि इस पदार्थ का जैविक आवर्धन हो रहा है।
आवर्धन का मतलब ही क्या होता है? बढ़ोतरी होना। आवर्धन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की बढ़ोतरी होना। अब वो जो आपके अजैविक जो रसायन था उसका नाम क्या है? आपके मरकरी। तो पता लगाया गया कि ये छोटी मछलियों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बड़ी मछलियों में, इन मछलियों को जो मनुष्य खा रहा है उसके अंदर। तो तब जाके समझ में आया कि कोई भी अजैविक रसायन का अगर संचित होना होता है तो उसे कहते हैं जैविक आवर्धन। यानी कि जीव के अंदर उसकी मात्रा क्या हो रही है? आपके बढ़ रही है। इन अजैविक रसायन पदार्थों का जंतु के शरीर में अपघटन नहीं होता है, यानी कि ये मरकरी का कुछ नहीं हो सकता मनुष्य के शरीर में। अतः प्रत्येक पोषी स्तर पे मछली, छोटी मछली के पास भी, बड़ी मछली के पास और मनुष्य, प्रत्येक पोषी स्तर पर इसकी सांद्रता में बढ़ोतरी होती है। अब आप सोचोगे क्या डायरेक्ट सर ये छोटी मछली में आया था? कि नहीं, यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिनको मछली खाती है, जैसे ये नदी है तो यहाँ पे छोटे छोटे पादप होंगे। तो पादप क्या आपके उत्पादक हैं आपके। तो पादपों से छोटी मछली, छोटी से बड़ी मछली, बड़ी मछली से मनुष्य। तो इस तरीके से ये केमिकल जो है आपके मरकरी वो चलता रहा। तो इसको कहते हैं जैविक आवर्धन। फिर आपके ओजोन क्या है? यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 3, O3, 1 2 3। इसका निर्माण वायुमंडल के उच्च स्तर में पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में होता है। जैसे ही O2 के साथ में एक O2 मिलती है तो ये मिलते कब हैं? जब इन पे पराबैंगनी किरणें गिरती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से O2 को मिलाओ तो O3 बन जाएगी आपकी। ठीक है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओजोन परत के खत्म होने से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधी पहुंच जाएगी, जिससे पारितंत्र क्या होगा? दुष्प्रभाव पड़ेगा और इन विकिरणों से फसलों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? मंद हो जाएगी और सजीवों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी। ठीक है, और क्षमता में कमी आएगी तथा मानव की त्वचा में क्या हो जाएगा? आपके कैंसर हो जाएगा। तो ये सारे प्रभाव पड़ेंगे किससे? आपके अल्ट्रावायलेट रेज से। क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेज है आपके, यूवी जो रेज है, वो क्या करेगी कि हमारा जो डीएनए है उसको चेंज कर देगी, हमारी जीन में क्या करेगी? मॉडिफिकेशन कर देगी। अब जीन डीएनए में ना 9th क्लास में आपको पढ़ाया है, अगर वहाँ किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन हो गया तो हमें ऐसे परिवर्तन आ जाएंगे जिससे हमारे शरीर को और हमारे उत्पादन को नुकसान पहुँच सकता है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब है आपके अध्याय 16, यानी आपको 16 नंबर चैप्टर भी पढ़ना है। तो 15 नंबर जो आपके पार्ट है 10वीं क्लास में, उसमें से इन क्वेश्चनों को पहले याद कर लो, इनसे बाहर कुछ नहीं आना। और फिर अब क्वेश्चन नंबर आपके 16 का फर्स्ट, कि हिमाचल प्रदेश में सिंचाई की स्थानीय प्रणाली को क्या कहते हैं? आपके कुलह। जीवाश्म ईंधन को जलाने से प्रदूषण होता है किसका? वायु का। वह ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसे कहते हैं सौर ऊर्जा। गंगा सफाई योजना कब चलाई गई? 1985 में। अब देखो, जो भी साइंस का स्टूडेंट है या जो भी इस वीडियो को देखता है, ये क्या है? आपके फैक्ट्स हैं, यानी कि केवल याद करने की चीज़ें हैं, इनमें समझाने का कुछ नहीं है। आपको याद ही करनी है ये चीज़ें लाइन टू लाइन, क्योंकि इसमें समझाने की चीज़ कुछ नहीं है आपके। हिमाचल प्रदेश में सिंचाई प्रणाली क्या करा रही है आपकी? कुल है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या प्रदूषित हो रही है? आपकी वायु। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा है? सौर ऊर्जा। और गंगा की सफाई योजना 1985 में। तेंदुए के पत्ते की क्या बनती है? बीड़ी, जो लोग वह गाँव में बीड़ी पीते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? कॉलीफॉर्म। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? 1970 में। वन जैव विविधता के स्थल को क्या कहते हैं? विशिष्ट हॉटस्पॉट, स्पेशल होते हैं ये। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है किस नदी से? नर्मदा नदी से। कंक्रीट अथवा छोटे कंकर पत्थरों के द्वारा बनाए गए बांध को क्या कहते हैं? आपके चेक डैम। अपर्याप्त ऑक्सीजन में जीवाश्म ईंधन को जलाने पर एक गैस बनती है जिसका नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सपोज करो कि गैस खूब है
तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये रिएक्शन आपको पढ़ाई है। तो कौन सी गैस बनेगी आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सपोज करो कि ऑक्सीजन की कमी है, तो कौन सी गैस बनेगी आपके? CO, जिसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इसका सूत्र है CO का। फिर आपके कोई दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताओ। कोयला और पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन तो जानते हो ना, जीव जंतु धरती के अंदर चले गए, जैसे कि आज सपोज करो जहाँ बैठ के आप पढ़ रहे हो, आपका पूरा का पूरा स्कूल या फिर जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, सपोज करो वहाँ पर्यावरण है, सारी भूकंप के कारण वो सारी टूट टाट के नीचे चले जाए, पृथ्वी के अंदर हम समा जाए। तो पृथ्वी के अंदर क्या गर्मी है, टेम्परेचर बहुत है, तो हम क्या होंगे? जल जल के कोयला बन जाएंगे। तो कुछ जो ज़्यादा जलेगा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पदार्थ की अवस्था बदलेगी, तो पेट्रोलियम पदार्थ बनेंगे, कुछ क्या बनेंगे आपके? कोयला बनेंगे आपके। पर्यावरण को बचाने हेतु आप किस तकनीक का उपयोग करेंगे? तो पर्यावरण को बचाने हेतु हम 5R टेक्निक का यूज करेंगे। रिफ्यूज, हम चीज़ों को इनकार कर देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हम उपयोग ही नहीं करेंगे। रिड्यूज, हम कुछ चीज़ों का उपयोग क्या करेंगे? कम कर देंगे। रीयूज, हम उसी चीज़ को बार बार काम में लेंगे। ठीक है। अब सपोज करो कोई चीज़ है, उसका आप बहिष्कार कर दो, आप कह दो नहीं ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। जैसे इसके लिए कह भी रखा है, नियम भी बनाए हैं कि आपके जो पॉलीथीन है उसका उपयोग कम से कम करो, और इसकी जगह किसका उपयोग करने के लिए कहा गया? आपके कपड़े या आपके कागज़ की थैली का उपयोग करने के लिए कहा गया। लेकिन ये सब कहने करने की बातें हैं, पॉलीथीन का उपयोग आज भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। अब इसके अलावा देखो, आपको अभी पता नहीं है, लेकिन आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? वो है प्लास्टिक कचरा, जो भविष्य में सबसे बड़ा कारण बनेगा प्रदूषण का, प्लास्टिक कचरा। क्योंकि देखो, आपके घरों में अगर कोई मोबाइल भी ख़राब हुआ है तो पड़ा ही होगा। अगर आपके घर में कोई रेडियो है पुराना, या कोई पुराना टीवी है, तो वो पड़ा है, और उसको अगर आप कहीं दे भी दोगे तो भी पड़ा ही रहेगा। तो ये बहुत ही समस्या वाली चीज़ें। अब इनके अंदर क्या है, कुछ कंपोनेंट तो काम आने वाले हैं, जैसे इनके अंदर जो चिप्स लगी हुई है वो चाहे पुरानी टेक्निक्स की है, पर उनका क्या हो सकता है? पुनः उपयोग हो सकता है, रीयूज हो सकता है उनका। ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जैसे करो आपने कोई प्लास्टिक का डिब्बा लाया आप, अब इस डिब्बे का आप क्या कर रहे हो कि इस डिब्बे में कुछ और था, आपने जब खरीदा तो इस डिब्बे में कुछ और था, लेकिन जैसे ये डिब्बा खाली हुआ तो आपने क्या किया? इस डिब्बे के अंदर कुछ और भर दिया। जैसे कि सपोज करो टॉफ़ी का डिब्बा है, टॉफ़ी ख़त्म, तो हमारे घर में आपने देखा होगा चीनी, चाय या नमक कुछ भर दिया इस डिब्बे में। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या करते हैं? पुनः यूज करते हैं। ठीक है। 3 तो ये हो गए आपके। 2 आपके और दे रखे हैं आपके कि रीपर्पज, पुनः उसको प्रयोजित करना, यानी कि उसको कुछ ना कुछ करके और दोबारा संयोजित करना। जैसे कोई चीज़ टूट गई है, प्लास्टिक की है, किसी भी चीज़ की है, तो आप नया प्लास्टिक बनाने की बजाय उसी को सेट कर दो, सही हो जाएगा। इसके अलावा है रिसाइकलिंग। जैसे कि आपको पता है कि प्लास्टिक के आजकल जूते वगैरह बहुत बन रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बन रही है। इससे पेट्रोलियम पदार्थ भी बन रहा है, जो केरोसिन की जगह यूज लेते हैं हम, पेट्रोलियम ईंधन बन रहा है इससे। इसके अलावा इससे प्लास्टिक से जूते वगैरह बन रहे हैं। ठीक है। फिर है आपके कि कॉलीफॉर्म क्या है? तो मानव के हाथ में तथा गंगा जल में पाए जाने वाले एक जीवाणु, जो जल में इसकी उपस्थिति को संदूषित करता है, यानी कि जल में अगर उपस्थित है तो जल कैसे होगा आपके? पॉल्यूटेड। आप कह दो ये जल तो गंदा है। नमामि गंगे कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? जून 2014 को। ये फैक्ट है। खनन से प्रदूषण होता है कैसे? अब देखो, कोई खान है जिसमें से पत्थर या खनिज पदार्थ कुछ निकाल रहे हो, तो खनन या खनिज से धातु मल निकलता है। धातु जो आप निकाल रहे हो उसके अलावा कचरा भी निकलता है, तो इससे ये कचरा क्या मृदा में जाता है और जल को भी प्रदूषित करता है। तो खनन से भी प्रदूषण होता है। गंगा नदी के उद्गम स्थल को क्या कहते हैं? गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकली है। गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, यानी कि 2500 किलोमीटर। गंगा नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख व शवों का बहना। आपको पता है सब लोग कहाँ जाते हैं?
अस्थि विसर्जन के लिए गंगा नदी में। इसके अलावा कुछ लोग जो आसपास के रहते हैं वो अपनी किसी सगे संबंधी की जो मृत बॉडी होती है, शरीर होते हैं, उसी को गंगा में बहा देते हैं। ठीक है। चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में गढ़वाल के रैनी नामक गांव से, हिमाचल प्रदेश से। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। वन्य और वन्य प्राणी यानी कि पेड़ पौधे और वहाँ रहने वाले जीव जंतु के संरक्षण के क्षेत्र में किसी ने अच्छा काम किया हो तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खिजड़ी गांव है, उसमें खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी के साथ में 363 लोगों ने बलिदान दिया। क्या हुआ कि राजा के लोग वहाँ चले गए, पेड़ काटने लगे। इन्होंने मना किया कि भाई हम पेड़ तो नहीं काटने देंगे, चिपक गए। तो उस समय क्या हुआ कि 363 लोगों को पेड़ों के साथ ही काट दिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं चिपकना, चिपको आंदोलन। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वसुधैव पूरा एक जो विश्व है वो क्या है, आपका एक परिवार है। फिर आपके की कुल्हे क्या है, हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई स्थानीय प्रणाली को क्या कहते हैं, आपके कुल्हे। फिर आपके टिहरी बांध किस नदी पे है, गंगा नदी पे। वाटरमैन ऑफ भारत के वाटरमैन कौन है आपके, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्टॉकहोम पुरस्कार कब दिया गया, 2015 में। स्टॉकहोम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जल संरक्षण के क्षेत्र में। खादीन क्या है या खड़ीन क्या है, राजस्थान के अंदर जल संग्रहण की प्रणाली, वर्षा के जल को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर है आपके कि राजस्थान में खादीन या नाड़ी, महाराष्ट्र में बंदारस या ताल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में बांदिस, बिहार में आपके एहार या पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और तमिलनाडु में एरिस और केरल में सुरंगम और कर्नाटक में कट्टा। ये सब प्राचीन जल संरक्षण क्या है, आपकी प्रणालियाँ हैं। तो याद रखना, सबसे पहले राजस्थान को देख लो। राजस्थान में कौन सी है आपकी, नाम याद रखना। राजस्थान में है आपके कौन सी, खादीन या खड़ीन भी बोलते हैं इसको, खादीन और नाड़ी। फिर आपके महाराष्ट्र में कौन सी है आपके, बांदारस, बंदारस। और एमपी और यूपी दोनों में कौन सी है आपकी, बांदिस। फिर है आपके बिहार, याद कर लेना, सीधा पूछा जाता है। बिहार में है आपके एहार और आपके पाइन। फिर है आपके हिमाचल प्रदेश में कौन सी है आपके, कुल्हे। फिर आपके तमिलनाडु में कौन सी है आपके, एरिस। फिर है आपके केरल में कौन सी है, सुरगम। फिर है आपके कर्नाटक के अंदर, यहाँ पे कौन सी है आपके, कट्टा, कटप्पा, सुना होगा ना पिक्चर के अंदर। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें याद कर लेनी है। फिर है आपके कि टिम्बर, टिम्बर से हमें किस प्रकार की लकड़ी मिलती है, इमारती, इमारत यानी कि हम जो बनाते हैं घर वगैरह, लकड़ी के घर। जल संग्रहण क्या है, वर्षा के जल को एकत्रित करके बाद में उसका उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों से हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन, कपड़े, पौधे, खिलौने वगैरह सब कुछ, पुस्तकें वगैरह, औजार, सब कुछ प्राप्त होता है संसाधन से, इनसे ही होता है जो भी कुछ होता है। पुनः उपयोग, रीयूज, पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका क्यों। देखो मैंने पहले ही बताया आपको कि प्लास्टिक को आप कुछ तोड़ोगे मरोड़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा भी खर्च होगा, कुछ एनर्जी भी दोगे, कुछ पोल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन आप डायरेक्टली उस प्लास्टिक को तोड़ो मरोड़ो मत, सीधा जैसा था वैसे ही काम में ले लो। तो पुनः उपयोग में ऊर्जा व्यय नहीं होती, यानी किसी प्रकार की ऊर्जा का खर्चा नहीं है। जबकि आप पुनः साइकिल करोगे, किसी एक प्लास्टिक की बोतल है, इस बोतल से आप कुछ भी बनाओगे, अगर इस बोतल से आप कुछ भी बनाओगे तो आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और ऊर्जा भी देनी पड़ेगी। लेकिन इस बोतल का आप वैसे ही काम में ले लोगे डायरेक्टली, तो आपको कुछ नहीं करना। इसलिए पुनः उपयोग, पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है। वैश्विक उष्णता आपके यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरा विश्व गर्म हो रहा है, इसका कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
तो इसके कारण क्या है, पूरा विश्व गर्म हो रहा है। तो ये दोनों चैप्टर्स के मैंने छोटे क्वेश्चंस बता दिए, इसमें कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पर ये दोनों चैप्टर्स बहुत सीधे हैं। 10वीं क्लास यूँ मान के चलो कि इन चैप्टरों से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलने वाले, इसलिए एक एक क्वेश्चन को लिख लो और बहुत अच्छे से याद करो। बाकी बता देता हूँ कि स्कूल के 6ठी क्लास से लेकर और 10वीं क्लास के सारे विद्यार्थी आप वीडियो को देखो और सारे क्वेश्चंस को उतारो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ देना आप, सारे क्वेश्चंस उतारना आपको ज़रूरी है, क्योंकि